बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। एक तो हमारी सीरीज़ चल रही है पंजाब में बाई इलेक्शंस के हवाले से और मुख्तलिफ़ हलकों की सूरत हाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सीरीज़ जो है वो जारी है। कल मैं कोशिश करूँगा कि 2 हलके और दोनों जंग के हलके हैं मैं आपके सामने रखूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा कि किस हलके में क्या सूरत हाल है। एक में PTI का पलड़ा ज़रा भारी है, दूसरे में इस वक्त तक जो है वो सबकत हासिल है नून लीग के उम्मीदवार को। लेकिन यहाँ पर भी अगर PTI थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली को बेहतर करे तो बहुत कांटे का मुकाबला है, बढ़तरी ले सकती है। लेकिन बहरहाल ये सारी सूरत हाल मैं कल आपके सामने रखूँगा। आज मैं जिस पर बात करना चाहता हूँ वो है पाकिस्तानियों की ज़हनी उलझन की वजह बनते कुछ बयानात जो हमारे सियासतदानों की तरफ से मुसलसल आ रहे हैं, और या सियासतदानों की तरफ से या उनके हामियों की तरफ से। और पाकिस्तानियों को पहले ही बड़े ज़हनी मसाइल हैं। पाकिस्तानियों को फ़िक्र है कि यहाँ पर शफाफ हुकूमत होनी चाहिए, पाकिस्तानियों को फ़िक्र है यहाँ पर अदारे तबाह हो रहे हैं, पाकिस्तानियों को फ़िक्र है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ रहा है, पाकिस्तान को फ़िक्र है कि आइंदा दिनों में ये डैमेज हो रहा है, इसको पता नहीं कंट्रोल करना किसी हुकूमत के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा। पाकिस्तानियों को ये फ़िक्र है कि उनकी हमियत और गैरत का क्या होगा। ये बहुत सारे मसाइल हैं रोज़मर्रा मसाइल के अलावा। और इसी में हम देखते हैं कि तसलसल से हमारे सियासतदानों के और उनके हामियों के कुछ ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसने अवाम को और हिजान में मुब्तला कर दिया है। पिछले दिनों में खातून मुझे मिली F9 पार्क में, वो कहती कि मैं जब TV देखती हूँ मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और मैं कुछ कर नहीं पाती। तो ये जो बयानात आते हैं ये पाकिस्तानियों के ब्लड प्रेशर को मज़ीद बढ़ाने के लिए और उन्हें मज़ीद गुस्सा यश्ताल दिलाने के लिए हैं। बहरहाल मैं कुछ 8 के करीब चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ, ज़रा इनको यकजा करके देखें और फिर समझने की कोशिश करें कि हम दानिस्ता तौर पर अपनी खारजा पॉलिसी को एक डायमेंशन देना चाहते हैं। और वो एक ऐसी डायमेंशन है जो 70 साल से चली आ रही है, और वो एक ऐसी डायमेंशन है कि इमरान खान का जो बयानिया है या उनकी ख्वाहिश है उसके वो ख़िलाफ़ है। और वो एक ऐसी डायमेंशन है जो शायद कमज़ोर हुकूमतों की ज़रूरत होती है, और वो शायद एक ऐसी डायरेक्शन है जिससे पाकिस्तान को 70 साल में कुछ नहीं मिला तो आइंदा 70 साल में भी शायद कुछ नहीं मिलेगा। तो बयानात क्या है ज़रा मैं आपके सामने 1 बाय 1 रखता हूँ। देखिए, हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो फरमाते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों की जो एटमी पावर है ये उनकी लायबिलिटी बन जाती है। ज़रा पहले उनका ये अक़वाले ज़री सुन लें या कौले ज़री सुन लें, फिर इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। I think you're right. I think an unstable society should not have that many nuclear weapons, and Pakistan's nuclear deterrence needs a better concept and better. तो ये हुसैन हक्कानी साहब है जी। हुसैन हक्कानी साहब का जो नुक्ता नज़र है, अब मुझे नहीं पता वो अमेरिका की फेवर में इस वक्त सोचते हैं या पाकिस्तान की फेवर में सोचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से तो एक अरसे से पाकिस्तान में वापस नहीं आए। पाकिस्तान से इजाज़त लेकर गए थे बाहर जाने के लिए और फिर कभी वापस नहीं आए। अब पता नहीं उनकी वफादारी पाकिस्तान के साथ है भी या नहीं है। लेकिन आपको याद होगा मजीद निज़ामी साहब ने नवाज शरीफ से कहा था अगर आपने कौम इस वक्त धमाका ना किया तो कौम आपका धमाका कर देगी। और उस वक्त भारत को जो बढ़तरी हासिल हुई थी, दिफाई बढ़तरी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान भी धमाके करे। और भारत के उन एटमी धमाकों के जवाब में होने वाले पाकिस्तान के जो धमाके थे उसी की बदौलत शायद जो तवाज़ुन है वो बरकरार है। वरना दुश्मन जो है वो हर वक्त पाकिस्तान को हड़प कर देना चाहता है, हड़प कर जाना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसी हुकूमतें हैं जो दोस्ती की ख्वाहिशमंद होती हैं, जो समझती हैं कि हमें दोस्ती के ज़रिए से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और हम दोस्ती कर लेंगे तो फिर हमें इसकी एटमी ताकत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये मगरिब का एजेंडा है। तो हुसैन हक्कानी साहब मगरिब की ज़बान क्यों बोल रहे हैं? फिर आगे चलिए, सलीम मांडवी वाला साहब हैं, फरमाते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने में हर्जी क्या है। इसका जवाब इमरान खान ने दिया है, पहले दे रखा है, और बाकी कई ऐसी चीज़ें मैं आपको सुनवाऊँगा कि जो पहले इमरान खान उसकी वजाहत कर चुके हैं। यानी बाकी सारी सियासी जमातें और उनका नुक्ता नज़र एक है और इमरान खान का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। आप फैसला कीजिएगा किसका नुक्ता नज़र दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल सलीम मांडवी वाला साहब का बयान मैं आपको सुनवाता हूँ। फरमाते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने में क्या हर्ज है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। लोग इसराइल को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी इसराइल इज़ दिस। मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ उनके साथ बात कर रही हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक भी, उनके साथ ट्रेड भी कर रही। तो ये है जी सलीम मांडवी वाला साहब, वो कहते हैं दुनिया अपने मफादात देखती है भाई, और कई अरब ममालिक ने उनके साथ ताल्लुकात कायम कर रखे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के हवाले से इतना सादा मामला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही जो इसराइली एजेंसीज़ हैं उनकी मुदाखलत काफ़ी रही है, और भारत के साथ उनका जो गठजोड़ है
भारत पाकिस्तान के बारे में क्या समझता है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को और पाकिस्तान के इदारों को बखूबी इसका इल्म है। यहाँ पर रोज़ाना थिंक टैंक्स बैठ के इस्लामाबाद में यही वैल्यूएट करते हैं कि इसके असरात क्या होंगे, और हम बहुत सादा तरीके से कह रहे हैं क्या हर्ज है उनके साथ जो है वो करने। ये पाकिस्तान में एक और थॉट है। पिछले दिनों मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जो पेशावर में हमारी मुलाकात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पैगाम भिजवाया गया कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। किसने भिजवाया मैं ये नहीं बताऊँगा, लेकिन मुझे कहा गया कि इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इमरान खान इसका जवाब दे चुके हैं। मैं आगे जाकर सुनवाता हूँ कि वो इसको क्यों नहीं समझते इस बारे में कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए, उनका नुक्ता नज़र क्या है। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नजम सेठी साहब को मैं आपको सुनवाता हूँ। नजम सेठी साहब को ज़रा सुनिए। वो कहते हैं अमेरिका को अड्डे देने में क्या बुराई है भाई, उनको अगर वो अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक्स करना चाहता तो दें, यहाँ से उड़े जाए, मासूम लोगों को मारे, क्या हर्ज है इसमें। सुनिए ज़रा नजम सेठी साहब क्या फरमा रहे हैं। आप शायद तो आप इसमें क्या हर जगह आप अमेरिका के साथ बैठ मिल के और कॉमन इंटरेस्ट को अफगानिस्तान के अंदर या इस रीजन के अंदर बनाएं, तो उस सिलसिले में अगर उनको कोई एयर राइट्स चाहिए, जहाज़ों के आने जाने की राइट्स चाहिए, तो क्या इसमें हर जगह वो निगोशिएट किया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान ने पहले जब अमेरिका को अड्डे दिए थे उसका क्या हासिल हुआ, इसको एवेल्युएट करने में क्या हर्ज है कि जब पहले आपने फ्लाइट ऑपरेशन की इजाज़त दी, उन्होंने वहाँ भी ड्रोन मारे, यहाँ पाकिस्तान में भी मारे, और पाकिस्तान की हुकूमत की इजाज़त के बगैर मारे, और कोलैटरल डैमेज हुआ, आम लोग, मासूम लोग मारे गए। मैं अभी पिछले साल अफ़गानिस्तान गया तो मैंने वहाँ देखा एक मोहल्ले में जो है वो दाइश के कुछ सस्पेक्ट्स थे, उन पर अटैक किया, अमेरिका ने उन पर हमला किया और उसके नतीजे में कई बच्चे और मासूम लोग मारे गए। मैं उस घर में गया, मैंने देखा तबाही के आसार हैं, किचन में आटा, शायद रोटियां पक रही थीं, वो वैसे का वैसे पड़ा था, और जो लोग मारे गए, बाकी भाग गए, और वो आम मासूम लोग थे, और बाद में उस पर अमेरिका ने माफ़ी मांग ली। तो ये होते हैं ड्रोन अटैक, ड्रोन स्ट्राइक्स। और नजम सेठी साहब कहते हैं कि भाई अमेरिका के साथ चलने में, उसके साथ निगोशिएट करने में क्या हर्ज है, उसको दें, अड्डे दें, वो यहाँ से फ्लाई करे। तो नजम सेठी साहब से ये भी पूछना चाहिए, वो तो बहुत अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को बहुत समझते हैं, क्या अमेरिका के साथ इस नौइयत के ताल्लुकात जिसमें हमें $150 अरब का नुकसान हुआ और हमें $20 अरब इमदाद मिली, और पाकिस्तान में हर जगह पर, हर शहर में धमाके शुरू हो गए थे उस वक्त जब ड्रोन अटैक होते थे, भाई जिसके घर वाले सारे मारे जाएं, वो शरीफ आदमी भी जाकर भर्ती हो जाता और कहता कि मैंने भी इसका बदला लेना, और वो फिर शहरों में आकर फटता था, वहाँ पर भी फटता था। तो उसके असरात आपने नहीं देखे, और अब भी आप कह रहे हैं कि अड्डे दे दें अमेरिका को, और अमेरिका आए, हम पराई जंग में कूद जाएँ, उसके असरात पाकिस्तान भुगतता रहे। पहले बलूचिस्तान को अलग करना चाहते हैं, सारी दुनिया का एजेंडा है कि बलूचिस्तान को तोड़ो, अलग करो, पाकिस्तान को छोटा करो, और अब आप फिर उनको दे दें और वहाँ पर वो फिर पनपना शुरू हो चीज़ें, और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से जो कामयाबियाँ हासिल की हैं वो फिर माइनस में चली जाएँ। तो नजम सेठी साहब किसकी ज़बान बोल रहे हैं, ये जो है वो आपने सुन लिया। अब आ जाए ज़रा फ़ॉरेन पॉलिसी के कुछ और पहलुओं पर, जिसमें बिलावल साहब भारत के साथ तिजारत के ख्वाहिशमंद हैं। क्या बिलावल साहब ने क्या फरमाया, ज़रा ये भी सुने। There will be a day we'll be engaged with our neighbors to the east, not just diplomatically, but also economically. तो भारत के साथ तिजारत करनी है, लेकिन तिजारत करने में एक बात जहन में रहे कि जो कश्मीर में हुआ है और जो होता रहा है, जो पिछले दिनों हो रहा था और 2 साल पहले जो किया गया है, आप इसका मतलब है उसको लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं। उस वक्त तो बड़ी इमरान खान पर तनकीद हुई थी और बड़ा कहा गया था कि जी इमरान खान ने भेज दिया। आज आप उससे तिजारत के ख्वाहिशमंद हैं, ये बग़ैर शर्त रखे कि भाई ज़रा रोल बैक करो ना जो आपने आइनी तरमीमें वहाँ पर कश्मीर में की हैं। तो ये बिलावल साहब वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उनकी एक पॉलिसी सामने आई है। अच्छा, अब करप्शन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, बैगरी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। एहसन इकबाल साहब क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं कि जी करप्शन के साथ तरक्की होती है, दुनिया में कई ममालिक हैं ऐसे, करप्शन होने दें, तरक्की भी साथ साथ चलेगी। यानी अगर आप तरक्की नहीं होने देंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, तो तरक्की रुक जाएगी। तो भाई जिसने करप्शन तरक्की, पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना है, उसने अपना हिस्सा तो वसूल करना है, ये उनका कहने का मतलब है। क्या कहा है एहसन इकबाल साहब ने, ज़रा सुन लीजिए। आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। तो ये लॉजिक है एहसन इकबाल साहब की। वो कहते हैं करप्शन के साथ साथ तरक्की होती है, कोई हर्ज नहीं है। मैं कई ममालिक आपको दिखा सकता हूँ। आपको याद होगा इसी तरह की बातें हमजा शहबाज साहब ने भी की थी। उन्होंने भी कहा था बच्चों करप्शन होती है, लेकिन कोई एहतसाब का इदारा नहीं होना चाहिए, अवाम एहतसाब करें अगले इलेक्शन में। यानी 5 साल मैंने करप्शन की है, कोई हर्ज नहीं है, अगली दफ़ा मुझे वोट ना दें, अवाम एहतसाब करें, लोग एहतसाब, ये इदारे एहतसाब ना करें, नैब और बाकी FIA वगैरह। हमजा शहबाज साहब ने बच्चों से गुफ्तगू करते हुए क्या फरमाया था, ज़रा ये भी सुन लें। जरूरी है, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं,
लेकिन एहतसाब आवाम करते हैं। अब हमजा साहब के जो वालिद साहब हैं, वालिद मोहतरम हैं, जो समझते हैं कि बैगरी के बगैर, बैगर्स कांट बी चूज़र्स, उसके बगैर जो है, ये बड़ा मशहूर उनका ये हुआ था, लेकिन फिर भी सुनने में कोई हर्ज नहीं है कि बैगर्स कांट बी चूज़र्स। सुनिए शहबाज शरीफ साहब का जुमला दोबारा से। Beggars can't be choosers. Please understand that. हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा लो। ठीक है जी। अब ख्वाजा आसिफ साहब वेंटिलेटर की बात करते हैं, वो कहते हैं भाई अमेरिका के बगैर हम चल ही नहीं, सांस ही नहीं चल सकता, सारे वेंटिलेटर अमेरिका के दिए हुए हैं और अगर वो नहीं होंगे तो हमारा सांस चलेगा ही नहीं। ये क्या फरमाया था ख्वाजा आसिफ साहब ने, मैं आपको याद दिला देता हूँ, सुने। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो ये ख्वाजा साहब है। अब ये जो बहुत सारे इसमें से जुमले हैं, बातें, इसके बारे में, इसके हवाले से इमरान खान एक बिल्कुल मुख्तलिफ राय रखते हैं। इमरान खान की राय क्या है, ये भी आपको ज़रा सुनना चाहिए कि वो अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, या फिर दीगर जो बातें हो रही हैं उस हवाले से वो क्या कहते हैं। ज़रा इमरान खान की बातें भी सुन लें। अगर हम इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। हमारा तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और हमारा मौक़िफ़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक़ नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely. तो ये थे इमरान खान, और आपने देखा कि इमरान खान की स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ है और ख़ारजा पॉलिसी मुख्तलिफ और बाकी लोगों की मुख्तलिफ है। इसके अलावा भी कई बयान आपको सुनवाए जा सकते हैं जिसमें कहा गया कि जी हमजा शहबाज ने कहा, ये कहाँ कि अक्लमंदी है कि तुम अमेरिका को नाराज़ कर रहे हो, तुम यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जलसे में बात कर रहे हो, तुमने एब्सोल्युटली नॉटी कह दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि तुमने एब्सोल्युटली नॉटी कह दिया अमेरिका को, तो बड़ा वो हैरान होकर आजकल इमरान खान पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी, मसलन जो हुसैन हक्कानी कह रहे हैं, जो सलीम मांडवी वाला कह रहे हैं, सेनेटर है सलीम मांडवी वाला, फिर जो कुछ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, जो एहसन इकबाल फरमा रहे हैं, जो बाकी चीज़ें नजम शेट्टी साहब ने कही हैं, क्या इस सारे, और ये सारी जुड़ी हुई आपस में, इनकी आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है इस सारे मामले में? क्योंकि जब इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब हुए थे इस्टेब्लिशमेंट से, तो हमने बहुत सारी कयास आराइयाँ भी सुनी। हमने कहा कि जी रूस नहीं जाना चाहिए था, रूस गए तो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हुए, एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था कि ख़राब हो गए, और इमरान खान की जो अफ़गान पॉलिसी थी वो उनके मुताबिक नहीं थी। और यही चीज़ें जो हैं वो माजी में हम नवाज शरीफ के हवाले से भी सुनते रहे कि वो डिफरेंट तरह की इंडियन पॉलिसी चाहते थे, और यहाँ पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया के हवाले से डिफरेंट पॉलिसी चाहती थी। तो ये मामले इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़े कंसर्न का बायस रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब ये जो सारा कुछ हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत इसे हासिल है, और अगर नहीं है तो इस्टेब्लिशमेंट क्या इसका रद्द-ए-अमल दे रही है, और अगर दे रही है तो क्या इस तरह के बयानात आना बंद होंगे या नहीं होंगे? बहरहाल ये मेरी इस पर राय थी, कुछ चीज़ें मैंने आपको सुनवाई हैं। आप अपना कमेंट में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।